किसी वस्तु के किसी के पास होना, कोई वस्तु किसी के पास होता है उसको बोलते हैं रोहन। हम लोग कुड़मारी भाषा में बोलते हैं जो ओकर पास है रोहन, ओकर पास है आहेक, मैंने रहने के शब्द को रोहन बोला गया है। मैं कर्मा हिंदू यार और आप सभी को हार्दिक जोहार। आज हम लोग वार्तालाप में बैठे हैं जिसमें हरे कृष्ण हिंदू यार जो मेरे ही गोष्ठी के हैं और आज का चर्चा का विषय है रोहन पर्व। तो हरे कृष्ण हिंदू यार जी आपको कुड़मी बंधु टोटेमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा जो इसका विषय रोहन पर्व से ही है। तो पहला सवाल ये है कि जो रोहन पर्व है इसका साप्ताहिक अर्थ क्या होता है? जो रोहन जो शब्द है इसका साप्ताहिक अर्थ आप स्पष्ट करें। सबसे पहले कुड़मी बंधु टोटेमिक यूट्यूब चैनल में जुड़े सभी साथियों को मैं हरे कृष्ण हिंदू यार हार्दिक जोहार करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो वार्तालाप है हम लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये उम्मीद है। और इस चैनल में कोई अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे साथी कर्मा हिंदू यार जी हैं जो कि बहुत ही अच्छे सवाल लेकर मेरे बीच आए हुए हैं। ये जो रोहन पर्व, तो इनका सवाल है कि रोहन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुनने में थोड़ा अटपटा टाइप का लगता है कि ये रोहन शब्द हमारे जो है कि प्योर कुड़माली शब्द है। इसका मतलब होता है, रोहन का मतलब होता है किसी वस्तु के किसी के पास होना। कोई वस्तु किसी के पास होता है उसको बोलते हैं रोहन। हम लोग कुड़मारी भाषा में बोलते हैं जो ओकर पास है रोहन, ओकर पास है आहेक, मैंने रहने के शब्द को रोहन बोला गया है। इसके पीछे एक रीजन है कि हम लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए इस काम की जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हमारा अखंड यात्रा का शुरू हो चुका है हर पुण्य के रूप में, ये मेरा दूसरा स्टेप है। ग्रामीण परिवेश में किसानों के बीच में ये दूसरा स्टेप है कृषि कार्य को प्रारंभ करने का। तो ये रोहन जो त्यौहार होता है ये खास करके जेठ महीना के 13 दिन से प्रारंभ होता है और 7 दिन तक ये कंटिन्यू चलते रहता है। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व और अलग अलग विशेषताएं होता है। तो ये रोहन शब्द का शाब्दिक अर्थ, इसमें हमारे पूर्वज यानी किसान परिवार के जो भी लोग हैं, खास करके कृषि कर्म में जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग साल भर को 2 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला जो है कि जेठ से लेकर के अगहन तक अगर गिनेंगे तो हमारा 6 महीना होगा। जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादर, आश्विन, कार्तिक और अगहन। तो जेठ महीना का 13 दिन जो है मिडिल पॉइंट में आता है। इस दिन जो होता है किसान अपने खेत में बीज को माने नियम पूर्वक विधि के साथ निकालते हैं। इसको हम लोग बीज पुन्ना के नाम से भी जानते हैं। तो 6 महीना जो उसका खेत में शस्य यानी अनाज रहता है इसी को रोहन के नाम से जाना गया है। और 6 महीना जो उसका खेत में अनाज नहीं रहता है उसको नीरोहन के नाम से जाना जाता है। यानी गांव घर में अभी इसको निरण के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग किसी से पूछेंगे तो प्राय लोग यही बोलते हैं कि अभी निरण मास है। तो रोहन और निरहन साल भर में प्रारंभिक दौर में 2 तरह से बांटा गया था। तो इस रोहन शब्द का अर्थ है कि किसान लोग के खेत में अनाज 6 महीना रहता है जिसका पहला बीज इस रोहन दिन निकाला जाता है जो कि जेठ महीना के 13 दिन में होता है। बहुत बढ़िया। और अब दूसरा सवाल ये है कि जो रोहन पर्व में गोबर का दाग दिया जाता है वो किस लिए होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं हमारे साथी कर्मा हिंदू यार जी। ये जो रोहन पर्व का जो पहला नेग है, यानी कि ये नेग प्राय भोर को किया जाता है, यानी कि सूर्य उदय से 2 घंटा 1 घंटा पहले करीब करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये नेग किया जाता है। गोबर का दाग ये एक विशेष नेग होता है कि हमारे खास करके कहेंगे, ऐसे तो बहुत सारे समुदाय करते हैं लेकिन कुड़मी समुदाय इस नेग पर विशेष तौर पर देखा जाता है कि हर घर में ये नेग किया जाता है। तो ये गोबर एक ऐसा चीज है जो कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसके पास गुण होता है। तो इस दिन मैंने किसान परिवार में यानी कबीलावासी जनजाति में विश्वास रहता है कि विशेष योग का विशेष महत्व लोग देते हैं। तो इस रोहन दिन यानी कि जेठ महीना का 13 दिन में जो गोबर का दाग अगर वो सूर्योदय से पहले देते हैं तो उस घर में माने उसका जो अपना सीमा होता है, घर का जो अपना माने चौहद्दी होता है, जितने घर होते हैं उस घर की जो चौहद्दी होती है उस सीमा में हाथ से ये जो 4 अंगुली से गोबर माने किसी एक बर्तन में उसमें गोर करके और अपने सीमा
में जो घर जहाँ तक बना हुआ सब में वो लोग लगाते हैं। तो इसके पीछे ये रीजन देखा जाता है कि हमारी ग्रामीण परिवेश में ये कहा जाता है कि जितने भी विषाक्त जो विषाणु हैं वो इस दिन निकलते हैं। ये मानना है गांव घर के माने लोगों का कि जेठ महीना के 13 दिन में जो है कि विभिन्न प्रकार के जो सांप हैं, बिच्छू हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो विषैले होते हैं वो इस दिन निकलते हैं। और आश्विन संक्रांति को, यानी जिसको हम लोग जीहुड़ पर्व के नाम से जानते हैं, उस दिन ये घुसते हैं, ऐसा मानना है। तो इस विषाणु जो विषालु जो जीव है इससे रक्षा पाने के लिए अपने घर को वो लोग बंधन बांधन करते हैं। और बंधन का ही ये नेग है, गोबर से चारों ओर उसको दाग दे करके एक सीमा को दर्शाना। और इस सीमा में देखा गया है कि हमारे पूर्वजों का विश्वास भी है कि वो विषाक्त जो जीव है वो उस सीमा में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज में देखा जाता है कि किसी को टोकना या कोई बातचीत करना मना रहता है। अगर वो विशेष जोग के माध्यम से करती है और कोई टोकता नहीं है तो वो नेग उसका सफल होता है, और जिस उद्देश्य से वो गोबर का जो दाग देती है वो पूरा होता है। तो यानी कि ग्रामीण परिवेश में जब तक मैंने काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिलता है। आज भी ये परंपरा बृहद पैमाने पर कुर्मी समाज द्वारा मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, आपने इस चीज़ को स्पष्ट किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें और भी क्या क्या नेग होते हैं और जीहुड़ से क्या संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रश्न पर प्रश्न आते रह रहा है। ये सब जानने के लिए हम लोगों को माने ग्रामीण परिवेश में आने की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवेश में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के संपर्क में आने से इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जानकारी मिलती है। क्योंकि हमारे माने किसान परिवार के जितने भी रिलेटेड त्यौहार है, कबीलावासी जो त्यौहार है, अक्सर ग्रंथों में नहीं पाई जाती है, पुराणों में नहीं पाई जाती है। विद्वानों ने भी कहीं न कहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी इसको छोड़ कर रखा है। तो आज कल जो भी हमारे बीच में इस सब पर्व के बारे में जो मन में प्रश्न जग रही है, इसका जवाब अधिकतर गांव घर के बुजुर्गों से ही मिल पाती है, और जिसके माध्यम से हम भी आप लोगों को जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि गांव ये जो रोहन त्यौहार है, ये त्यौहार में कौन कौन से और नेग किए जाते हैं। तो पहला नेग हम लोग चर्चा कर लिए कि सबसे पहले भोर को, यानी कि सूर्योदय से पहले ये जो गोबर का जो दाग दिया जाता है ये पहला है। उसके बाद दूसरा नेग होता है कि घर की लिपाई पोताई होने के बाद उस घर की कोई महिलाएं नहा धो के आती है, और जो मापक का जो माने उसके पास सामान है, जैसे पच्चा हो गया, टोकी हो गया, डुबा हो गया, पुआ हो गया, पाय हो गया, ये सब चीज़ जिससे वो किसी को कोई वस्तुएं देने लेने में मदद करती है, काम में लाती है, वैसे चीज़ों को अभी जैसे तराजू आ गया, लेकिन उस दरमियान प्रारंभिक दौर में देखा जाए तो तराजू नहीं था, लेकिन मापक के रूप में लोग पुआ का, फैला का, डूबा का, पेचा का, इस सब का प्रयोग करते थे। इन सभी चीज़ों को वो सौंदर्यीकरण किया जाता है। मैंने जैसे पेचिया हो गया, उसको गोबर से पोता जाता है, पोतने के बाद उसमें गुड़ी दे करके सिंदूर दिया जाता है, और फिर उसका जो मैंने भूत पीढ़ा, जो पूर्वजों का जो रहने की जो जगह है, जिसको हम लोग भूत पीढ़ा के नाम से जानते हैं, उसके सामने रख करके उसकी भी सेवरण अरदास की जाती है। इसमें पेचिया हो गया, टूपा हो गया, टोकी हो गया, डूबा हो गया, पुआ पाई हो गया, इस सब का भी वहाँ पर लेपन किया जाता है। और ये सब लेपन कार्य पूरा होने के बाद घर का जो किसान है, जो खेती का काम में संलग्न रहता है, वो नहा धो के आता है, साफ सुथरा वस्त्र पहन के आता है। और जो बीहन बीटा, अभी तो हालांकि बीटा का प्रचलन थोड़ा कम हो गया, यानी अनाज जो रखा जाता था उस बीहन का जो बीटा होता था, उस बीटा से अन्न को 5 मुठा हो 7 मुठा हो मुट्ठी में निकालता था। निकालने के बाद वो चाहे लोटा हो, चाहे टोकरी हो, चाहे डूबा हो, उसमें ले करके वो सीधे आता था बुधपीढ़ा में। वहाँ 3 मुट्ठी देने के बाद फिर वो जाता था ग्राम थान में, ग्राम थान में थोड़ा देने के बाद फिर अपना खेत में जाता था। और खेत में जाने के बाद जो पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, जिसको हम लोग ईशान कना कहते हैं, वहाँ जा करके कुदाल से थोड़ा सा मिट्टी खोदता है और वो नियम पूर्वक, विधि पूर्वक उस अनाज को खेत में डालता है। डालने के बाद प्रणाम करता है और प्रणाम करके वो आता है। इस क्रम में वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता, यानी कि एकांत
भाव से वो ये बीज पुनने का काम पूरा करता है। इसके बाद जो होता देखा जाता है कि शाम के समय यानी 3-4 बजे का लमसम जो होता है कि रोहन पूजा भी किया जाता है। उसमें कबूतर, बतख, बकरी जहाँ जैसा प्रचलन है उसको भी बलि दी जाता है और अपने पूर्वजों को मन्नत मांगा जाता है कि हमारा इस वर्ष का जो अनाज है अच्छा से अच्छा हो। ये कामना के साथ इस वर्ष जो होता है कि माने रोहन पूजा किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, मिट्टी भी लाते हैं। कुंवारी लड़कियां जो होती है मिट्टी भी लेकर आती है और मिट्टी लाने के क्रम में ये भी देखा जाता है कि वो किसी से बातचीत नहीं करती है। अगर मिट्टी लाने के क्रम में किसी भी माने बच्ची को कोई बातचीत करता है, हंसा देता है, तो उस मिट्टी को वो उसी जगह फेंक देती है और जाकर दोबारा मिट्टी लेकर आती है। यानी कि एकांत भाव से ये मिट्टी को लाने की परंपरा है। और इस मिट्टी का जो नेग है विभिन्न जगह देखा जाता है। जब वो बीज निकालता है उस समय भी ये मिट्टी को डाल के साथ में लेकर के बीज निकालता है। छुआत होने पर भी ये मिट्टी का उपयोग माने हल्का सा मुंह में लेने में काम करते हैं। कोई पर्व त्यौहार अगर कबीलावासी जनजाति में होता है तो उसमें तिलक लेने का भी काम इस मिट्टी से किया जाता है। तो इस तरह से इसका नेग जो है बहुत ही माने सरल है और काफ़ी माने विधि पूर्वक समय पर किया जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि रोहिणी पर्व के दिन शाम को जो एक आषाढ़ी फौर, जिसको रोहिणी फौर भी बोला जाता है, क्यों खाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न रहा। ये तो हम लोग योग हमें ये दिमाग में जानने की ज़रूरत है, यानी कि दिमाग में हमको रखने की ज़रूरत है कि गांव घर की प्राय जो भी पर्व त्यौहार है वो विशेष योग और विशेष दिन के हिसाब से किया जाता है। तो इस दिन हम लोग देखते हैं कि आषाढ़ी फल जो ये आषाढ़ महीना में ही ये फल खास करके मिलता है और आषाढ़ महीना में फलता है, इसलिए इसका नाम आषाढ़ी फल कहा गया है। क्षेत्र अनुसार कोई रोहन फल भी बोलते हैं। रोहन फल कहने का मतलब होता है कि रोहन दिन इस फल का विशेष महत्व होता है, इस दिन खाया जाता है। इसके पीछे रीजन है कि ऐसे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी अगर देखा जाए तो ये रोहन पर्व जो है थोड़ा कांसा टाइप का होता है और कांसेला जितने भी फल होता है उसके पास विशेष गुण होता है, यानी कि हानिकारक जीवाणु को नसने में भी वो काम आता है। दूसरा, हमारे गांव घर के जो बुजुर्ग है उनका मानना है कि ये फल अगर यदि रहन दिन खा जाता है तो ये जो कृषि कर्म में हम लोग विभिन्न औजार का प्रयोग करते हैं, हल का करते हैं, गैता का करते हैं या तो कुदाल का करते हैं, तो इस सब में कभी अगर चोट घट भी लग जाता है तो उसका जो माने प्रभाव जो है वो कम पड़ता है, यानी कि टिटनेस का काम करता है। ऐसा मानना है गांव घर के लोगों का कि इस फल को अगर उस दिन खाया जाता है तो टिटनेस जो होता है, टिटनेस का सुई लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ता। यानी टिटनेस का सुई का आविष्कार होने से पूर्व ही ये मानना है ग्रामीण लोगों का कि इस फल को उस दिन खाने से टिटनेस की जो बीमारी है, यानी किसी भी घाव का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से भी रहन का फल काफ़ी लाभदायक होता है। और रहन का फल नहीं मिलने से कहीं कहीं पत्ता भी लोग खा करके इसको माने अपने इस दिन के योग को पूरा करते हैं। और ख़ास करके देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में रहन का फल जैसे सब आदमी नहीं खा पाते हैं तो उस दिन जो सब्जी बनता है कटहल का सब्जी का इस दिन विशेष महत्व होता है। ग्रामीण परिवेश में कटहल उस दिन से खाना प्रारंभ होता है, तो कटहल के सब्जी में भी इस फल को डाल देते हैं ताकि घर के सभी सदस्य उस सब्जी के साथ भी उस फल का सेवन कर लें, ऐसा मानना है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने मेरे सवालों को स्पष्ट किया। तो अगला मैं जानना चाहूँगा कि इसके शाम को और कौन कौन से नियम किया जाता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि सवाल पर सवाल आ रहा है। तो ये सब जानने की ज़रूरत है। हमारे ग्रामीण परिवेश का जो प्रश्न होती है या नियम जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। जहाँ तक अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि जितनी सारा जनसंख्या का वृद्धि है, यानी कि वो गांव घर में ज़्यादा देखी जाती है। गांव जो लोग हैं ये कहीं न कहीं परंपरा को जीवित रख करके, प्रकृति से जुड़ करके, प्रकृति का जो माने शक्ति है उस शक्ति से जुड़ करके, उस शक्ति का सेवन करके लोग इतनी बड़ी संख्या में आज इस भारतवर्ष में कहें चाहे अन्य देशों में है कहें कबीलावासी जनजाति का जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। तो इस रोहन पर्व में खास करके शाम के समय एक विशेष नेग होता है। क्या नेग होता है? जो कुंवारी लड़कियां जो मिट्टी लेकर आई
और उस मिट्टी को लाने के बाद उसको भूत पीढ़ा में रख दी जाती है। रख देने के बाद फिर पुनः शाम के समय गांव के घर का ही कोई सदस्य पैर हाथ धो करके आता है और उस मिट्टी को वो प्रणाम करके उठाता है। उठाने के बाद उस भूत पीढ़ा में एक मिट्टी का ढेला देने के बाद जितने उसके घर होता है, घर के 3 कोना में उस मिट्टी का रखने का विधान है। 3 कोना कहने का मतलब है, जैसा कि बुजुर्गों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि ईशान कोण, अग्नि कोण और नायरी कोण, केवल बाहु कोण को छोड़ करके इसको हम लोग ग्रामीण परिवेश के अनुसार इसको भड़ार कोण बोला जाता है। माने इसी कोण को भड़ार कोण कहने का मकसद है कि इस कोण का जब भी मेघ आता है तो उस दिन वर्षा जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, और अच्छी होने के कारण उसका जो ये रास्ता को है रोका नहीं जाता है, बल्कि उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके आशीष अगर हमको मिलता रहेगा तो हम काफ़ी अच्छे अनाज उपज करके लाएंगे, ऐसा मानना है। इसीलिए शाम के समय भी ये नेक किया जाता है ताकि कोई टोके नहीं। अगर इस कर्म में भी कोई टोक देता है कि आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, तो उसका देने की जो सार्थकता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसीलिए एकांत भाव से भी ये काम किया जाता है। प्राय देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में जितने भी पूजा पाठ या श्रवण विधि का काम किया जाता है उसमें एकांत को महत्व दिया गया है, एकांत भाव से ही किया जाता है। और एक सवाल प्रारंभ में भी किए थे, जिहुड़, जिहुड़ शब्द को लेकर आए थे कर्मा जी। तो जिहुड़ जो होता है आश्विन संक्रांति के दिन होता है, और उस दिन जो होता है ये दाग, उस दिन तक इस जो हम लोग अभी चर्चा किए सवेरे, ये सवेरे जो दाग दिया था गोबर का, उस दाग को जिहुड़ तक रखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद सोहराई पर्व जैसे आता है तो सोहराई पर्व में गांव घर की ग्रामीण परिवेश की महिलाएं लिपापोती करती है, झांटती है, यानी अपना मकान को माने चिकनाट करती है, उस समय इस दाग को मिटा देता है। इसका रीजन है कि हमारा ग्रामीण परिवेश में हम पहले भी बोले कि रहन दिन जो विषाक्त जीव जो निकले वो जिहुड़ दिन घुस जाते हैं, और जिहुड़ दिन घुस जाने के बाद उस दाग का जो महत्व है और जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए जिहुड़ दिन को एक माने समय सीमा में रखा गया है। उस दिन खेरे का बंधन बांधन का नेग किया जाता है, उस दिन भी विशेष नेगे होती है। तो इस तरह से जिहुड़ का भी इससे संबंध है, उस दाग को देखते हुए गोबर का जो दाग दिया गया उसका संबंध जिहुड़ दाग से माने जिहुड़ दिन तक है। तो आपके सवालों का जवाब देते हुए काफ़ी मुझे खुशी हो रही है। बहुत 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 अच्छा लगा हमको, और हमारे दर्शकों को ऐसे प्रश्नों का इतने अच्छे तरीक़ों से स्पष्ट किया। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके आप लाइक कमेंट शेयर करें, और आप लोगों के बीच अगर कोई प्रश्न या सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। तो इसी के साथ हम अपने वार्तालाप को समाप्त करने की ओर अग्रसर है, और अंतिम के बाद तो हरे कृष्ण जी से कुछ सुनना चाहेंगे और इस वार्तालाप को समाप्त करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से एक साथी ने किया था, हमें से किया था, ज़रा इस सवाल को भी हम चाहते हैं कि इसमें दे दें कि रोहन का मिट्टी जो लाने की जो परंपरा है वो अपने खेत से नहीं दूसरे खेत से ला जाता है, क्यों? ऐसा सवाल किया गया था। तो इसके पीछे जहाँ तक हमारी जो समझ है उसमें मैं जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना खेत को नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि वह अपना खेत में बीजा डाल के आया है, अपने खेत में बीजा डाल के आया है, मतलब उसमें वो सेवरण करके खेत में बीज डाल के आया है, और डाला हुआ बीजा को उस दिन अगर यदि वो खेत से मिट्टी लाता है तो कहीं ना कहीं उस खेत का जो नियम है, परंपरा है, विधि है, वो भंग हो जाता है। इसीलिए वो दूसरे के खेत को चयन किया है। जैसे हमारे विधान में देखा जाता है कि अगहन संक्रांति के दिन जो ठाकुर माय लाते हैं, यानी कि डिनी माय लाते हैं, उस दिन उसके दूसरे दिन उसको विराम में रखा जाता है, माने उस दिन किसी को घुसना या प्रवेश करना निषिद्ध रहता है। तो ऐसा मानना है कि जब हम बीजा डाल करके आ गए हैं, बिहन निकाल करके आ गए हैं, तो उस अपना खेत में अब और कुछ काम करने का उसका विधान नहीं है, जिसके कारण वो दूसरों के खेत से लेकर के आता है। ऐसा मानना है या धारणा है। तो सभी को इस कुड़मी बंधु यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, और इस तरह का कोई प्रश्न रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। सभी को धन्यवाद। जोहार।